सबसे पहले आप ये समझो दैट आपको पोर्ट्रेट सीखना ही क्यों है एग्जाम के लिए। बात करने वाले हैं एनआईडी एंड नेफ्ट लास्ट 5 months प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। And if you really want to make a good strategy for yourself, this is going to be the best video that you will find on YouTube. आपने भी टॉपिक्स को अलग अलग सीखा है, इंडोर स्केचेस अलग बनाए, आउटडोर अलग बनाए। अब आपको ये सारा नॉलेज यूज करना है एक स्केच बनाने में। ह्यूमन फिगर सीखना अगेन इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा कौन सी चीज़ है दुनिया में जिससे आपका नेक्स्ट डे स्केच अच्छा हो? तो एग्जाम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंपल एक शक्ल बनानी हो अलग अलग एंगल से। एक्सप्रेशन बनाना आगे का स्टेप होता है। अगर आपको सब कुछ आ गया है, आप बहुत अच्छा स्केच बना रहे हो, बट अगर आप टाइम लिमिट में नहीं बना पा रहे हो तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पहले ही बता रही हूँ। बात करने वाले हैं एनआईडी एंड नेफ्ट लास्ट 5 months प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो देखो, मुझे लग रहा है कि ये मिनिमम ही होता है। इवन अगर आपके पास 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम, बस आपको वो टॉपिक्स करने के लिए थोड़े ज़्यादा टाइम मिल जाता है, विच इज़ लाइक मच बेटर। तो इवन अगर आपके पास 2 साल है, आप इसी सेम स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर सकते हो इन मोर मंथ्स। ओके, तो लास्ट के 5 महीने रह गए हैं। जब तक आप स्ट्रैटेजाइज नहीं करोगे चीज़ों को, आपका एग्जाम क्रैक होने के चांसेस कम और कम ही होते रहेंगे, राइट? तो ज़्यादा कुछ मैं इंट्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो वैसे ही हो सकती है। एंड इफ यू रियली वांट टू मेक अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो दैट यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज अभी चैनल पे और भी ज़्यादा आने वाली है। ऑलरेडी काफ़ी सारे आपको सोल्यूशन वीडियोज, ड्रॉइंग रिलेटेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे चैनल पे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स टू कवर को समझते हैं, बिकॉज उसी के बेसिस पे हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बनने वाली है। तो इधर आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको रियल लाइफ सीन ड्राइंग आती है, जैसे कि कोई इंडोर स्पेस हो सकता है, कोई आउटडोर स्पेस हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन फ्रेम। ओके, या फिर आपके डिजाइन चैलेंजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी बोर्ड क्रिएशन, प्रोडक्ट डिजाइन चैलेंजेस, 3D ऑब्जेक्ट ड्राइंग। कोई आपको बोल सकते हैं वो बैग डिजाइन करने, कोई लैपटॉप डिजाइन करने, कोई चेयर डिजाइन करने, कोई भी डिजाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाने, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन कॉन्सेप्ट्स पे आपको काम करना पड़ता है। इवन कॉमिक एंड कैरेक्टर डिजाइन आ जाता है, जिसमें कि पोर्ट्रेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कैरेक्टर्स कैसे डिजाइन करे जाते हैं, कार्टून्स कैसे डिजाइन करे जाते हैं, या फिर आपके लोगो पोस्टर डिजाइन भी आपको देखने को मिल सकता है। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको कुछ कोर स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। ये आपके बेसिकली टॉपिक्स हैं जो कि आपको पूरा पढ़ना है इन द 5 months। ओके, फर्स्ट इज योर पोर्ट्रेट स्केचिंग। अगर आपको इंसान की शक्ल नहीं बनाने आती है तो सीन ड्राइंग जब आप बनाओगे तो उसमें आप इंसान नहीं बना पाओगे, या फिर जब आप कोई कैरेक्टर डिजाइन करोगे तब भी आपको दिक्कत आने वाली, ठीक है। तो पोर्ट्रेट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव टू स्टडी। जितने भी ये टॉपिक्स हम देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको यही इंश्योर करना है कि आप माइंड से और इमेजिनेशन से बना पाओ। अदरवाइज तो यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस बाय सीइंग और बाय कॉपिंग। इफ आई गिव यू द सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन देख के आराम से उसको कॉपी कर सकते हो, राइट। बट चैलेंज यही होता है और पढ़ना हमें यही है, स्किल यही डेवलप करना है कि एग्जाम में हम खुद से अपने माइंड से बेस्ट स्केच निकाल के आ पाए, जो कि शायद हम देख के जैसा बनाते हैं बिल्कुल वैसा बना पाए, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा एम रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन फिगर स्केचिंग। तो डेफिनेटली ह्यूमन फिगर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपको फैशन इलस्ट्रेशन बनाने आ सकता है, कोई ड्रेस डिजाइन करने के लिए आ सकती है, स्पेशली इन द निफ्ट एग्जाम। या फिर जब आप कोई स्टोरी बोर्ड बनाओगे, इसमें भी आप ह्यूमंस बनाओगे, राइट। या फिर कुछ भी क्वेश्चन, इवन सीन ड्राइंग जब आप कर रहे हो तो इसमें आप खाली तो नहीं छोड़ दोगे पूरा, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स बना दिए। मान लो आप कोई स्ट्रीट व्यू बना रहे हो तो शॉप्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, बट आप ह्यूमंस भी तो बनाओगे ना साथ में। तो ह्यूमंस जो है वो पार्ट हो ही जाता है, किसी ना किसी आपके स्केच का पार्ट होगा ही होगा। तो ह्यूमन फिगर तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव स्केचिंग। तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग अगर आप सीख लेते हो तो आप 3 टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हो। 1, इंडोर कोई भी स्केच आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वॉशरूम का स्केच बनाने आ जाए, या फिर जैसे कि यूसीड एग्जाम में आया था गराज स्केच आया था, एनआईडी एग्जाम में भी बहुत बारी कोई ना कोई इंडोर क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली आप आउटडोर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, जैसे कि एनआईडी में कई बार आप देखते हो आउटडोर क्वेश्चन मेनली रहता है कि कोई भी स्ट्रीट व्यू का क्वेश्चन आ जाता है या कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है।
आउटडोर रिलेटेड, राइट। तो इंडोर कुछ भी, आउटडोर कोई भी स्पेस, ठीक है। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी कर पाते हो व्हेन यू लर्न पर्सपेक्टिव। बिकॉज देखो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई आउटडोर स्केच हो या चाहे कोई इंडोर स्केच हो, इन ऑल दीज 3 टाइप्स ना द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट वी आर यूजिंग इट रिमेन्स द सेम। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो चीज़ हमारी आंखों के पास है, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग विच इज क्लोजर टू आवर आई इज यूजुअली बिगर एंड एज इट गोज अवे फ्रॉम आवर आई इट स्टार्ट्स टू डिमिनिश, ठीक है। तो ये जो है, जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, हो सकता है ये कोई बिल्डिंग हो या हो सकता है कि ये कोई बॉक्स भी हो। तो इसीलिए चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई आउटडोर स्पेस हो, चाहे कोई इंडोर स्पेस हो, कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारा सेम ही रहता है, वो हमारा चेंज नहीं होता है बेसिकली, राइट। ऑलराइट गाइस, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेट्रिक स्केचिंग। आइसोमेट्रिक स्केचिंग बेसिकली अगेन होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो देखो, आप ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव में भी बना सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि जो चीज़ बड़ी होती है बड़ी दिखती है, जैसे जैसे दूर जाती है तो छोटी होती जाती है, ऐसा हमें दिखता है ना। ऐसा रियल में तो नहीं हो रहा है, बट दिस इज हाउ वी सी द वर्ल्ड, ठीक है। आइसोमेट्रिक में क्या होता है? आइसोमेट्रिक में ना ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई नहीं करते हैं। इसमें बेसिकली अगर हम बॉक्स बनाएंगे तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हम 30 डिग्री एंगल पे रखें और ये 60 होता है, 30-60 के एंगल पे बनाते हैं। तो मतलब बेसिकली बॉक्स कैसे बनेगा, आई विल शो यू। बॉक्स अगर आइसोमेट्रिक में आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। नाउ दोनों ही ड्राइंग करने के तरीके हैं। पर्सपेक्टिव में भी आप बॉक्स बना सकते हो ऐसे, आइसोमेट्रिक में भी आप बॉक्स बना सकते हो ऐसे। बट आइसोमेट्रिक में क्या होता है ना कि अगर आप स्पेशली कोई फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन का क्वेश्चन कर रहे हो या कोई भी आप डिज़ाइन चैलेंज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आप इजीली इसमें मार्किंग लिख सकते हो, है ना, जैसे कि इसका डिमेंशन क्या है, या फिर आप जो भी इसके साइजेस हैं मतलब वो लिख सकते हो। इसके अलावा बहुत क्लियरली आप इसके जो भी फीचर्स हैं वो इसमें शो कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो कि इसमें हमें सिर्फ 2 ही साइड दिख रहा है, ठीक है, और इसमें हम इतना शो नहीं कर सकते चीज़ों को, बट ये वाला जो आपका स्केच होता है ना, ये आपको आप कह सकते हो एक नॉन डिस्टॉर्टेड व्यू देता है। नॉन डिस्टॉर्टेड व्यू, इसका मतलब समझ रहे हो? नॉन डिस्टॉर्टेड मतलब कि यहाँ पे एक डिस्टॉर्शन आ रहा है कि ये चीज़ बड़ी दिख रही है, ये चीज़ छोटी दिख रही है, एक्चुअली में तो नहीं है। बट ये वाला जो स्केच है आइसोमेट्रिक का, इसमें जैसा एक्चुअली में क्यूबॉइड होता है बिल्कुल वैसा आपको दिखता है। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आप आइसोमेट्रिक स्केचिंग का यूज़ करने वाले हो या फिर पर्सपेक्टिव का यूज़ करने वाले हो, वो तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा, एंड दैट वी हैव टू सी। ओके, लास्ट इज डिज़ाइन थ्योरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कौन से कलर्स को यूज़ करना है साथ में, किस तरीके से आपको अपने कॉम्पोजिशन को बैलेंस करना है। बहुत सारी चीज़ होती है जो थ्योरेटिकल है, बट एज अ डिज़ाइनर यू शुड नो, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर पाओगे और मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज हमारा जो पूरा रोड मैप है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मंथली आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कवर करनी है। मैं बहुत क्विक में बता रही हूँ स्ट्रैटेजी को, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा क्विक जाऊंगी मैं आप, ठीक है। कोई भी आपको डाउट आता है, कुछ पूछना है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट मंथ है वो मैंने रखा है पोर्ट्रेट एंड ह्यूमन फिगर्स के लिए। इसमें आप पूरा इंसान की शक्ल बनाना और ह्यूमंस को बनाना फोकस करो, ठीक है, बट एक्चुअली सीखो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ 2 में आप आइसोमेट्रिक स्केचिंग और ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखो कि जो नॉन डिस्टॉर्टेड वाला ऑब्जेक्ट है वो कैसे बनाओ, वो ईजी भी होता है, जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, और जो पर्सपेक्टिव वाली आइसोमेट्रिक ड्राइंग है वो भी सीखो। तो इसमें आपको बेसिक पर्सपेक्टिव के भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप कवर कर लो, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, पर एटलीस्ट इतना कवर कर लो बेसिक पर्सपेक्टिव कि आप पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट्स बना सको। देन मंथ 3 में आप इंडोर आउटडोर पर्सपेक्टिव स्केचिंग पे फोकस करो। बेसिकली ये आ गया आपका सीन ड्राइंग, ठीक है, सीन ड्राइंग आ गया, मेमोरी ड्राइंग, इमेजिनेशन बेस्ड ड्राइंग, कुछ भी कह लो। तो कैसे आपको डिफरेंट इंडोर आउटडोर स्केचेस बनाने, मंथ 3 में आप इस पे फोकस करो। देन मंथ 4 पे आप चले जाओ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज आपको चीज़ें आ गई, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट बनाने आ गया, इंडोर आ गया, आउटडोर आ गया, इंसान की शक्ल आ गई, ह्यूमंस आ गए, तो मोस्टली मोर और लेस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। बट मंथ 4 में आपको जो है PYQs सॉल्व करने हैं। एक्चुअली में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको उसके बेसिस पे, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो, आपने भी टॉपिक्स को अलग अलग सीखा है, इंडोर स्केचेस अलग बनाया, आउटडोर अलग बनाया,
अब आपको ये सारा नॉलेज यूज़ करना है एक स्केच बनाने में, ठीक है, या फिर मल्टीपल स्केचेस में भी आपको कैसे नॉलेज को यूज़ करना है ना, वो मतलब मंथ 4 में आपको पूरा देना पड़ेगा उस पर टाइम, ठीक है। एंड मंथ 5 हमारा बेसिकली रहेगा टाइम बेस्ड प्रैक्टिस के लिए और मॉक टेस्ट के लिए, बिकॉज अगर आपको सब कुछ आ गया है, आप बहुत अच्छा स्केच बना रहे हो, बट अगर आप टाइम लिमिट में नहीं बना पा रहे हो तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, राइट। तो लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्विक स्केचेस कैसे बना पाए क्विकली। अभी हम लोग इसमें कितना भी टाइम दो, मंथ 4 तक 4 महीने टाइम का आप सोचो भी मत सोचो टाइम का, जस्ट फोकस ऑन मेकिंग अ गुड स्केच फॉर 4 months, ओनली इन द लास्ट मंथ फोकस ऑन योर टाइम, ओके। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मंथ वाइज कि आपको कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, जैसे पोर्ट्रेट है, ह्यूमन फिगर्स है, सो हाउ यू हैव टू स्टडी दिस एंड हाउ यू कैन गेट गुड मार्क्स इन ऑल दीज टॉपिक्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो अगेन मैं देखो सोच रही हूँ कि डेडिकेटेड वीडियोज़ पोर्ट्रेट की, ह्यूमन फिगर की, पर्सपेक्टिव की तो बनाओ ही बनाओ तुम लोगों के लिए, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। सो इफ़ यू वॉन्ट दोज डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट वीडियोज़, सो कॉमेंट डाउन बिलो। अगर आप पे कॉमेंट्स आएंगे मैं तभी बनाऊंगी, बिकॉज देखो अगर कोई नहीं देखने वाला है पढ़ाई की वीडियो तो फिर मैं क्या करूँगी बना के, राइट। सो इफ you want to see the concept development videos of each topic that I'm telling you today, तो कमेंट मुझे मिलना चाहिए। और ये मत सोचना कि मेरे कमेंट करने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं तो भाई तुम्हारे से ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक कमेंट भी बहुत मतलब एक कमेंट मतलब एक बच्चा, तो एक बच्चा ऐसा तो है नहीं कि मैटर नहीं करता, राइट। सो डू कमेंट, ओके। चलो मंथ 1 में आपको जैसे मैंने बताया था पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर्स करने हैं। तो पोर्ट्रेट सबसे पहले आप ये समझो दैट आपको पोर्ट्रेट सीखना ही क्यों है एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको थोड़ा बताया भी था कि कोई भी कैरेक्टर डिजाइन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें आपको पोर्ट्रेट होना चाहिए। कोई भी इमोशनल स्टोरी टेलिंग करनी है जिसमें कि फेशियल फीचर्स दिखने हैं, ठीक है। जब भी आपको स्टोरी बोर्ड बनाने होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट वो तो दिखता ही दिखता है, बल्कि स्टोरी बोर्ड ऐसा है कि जिसमें सारे ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। पर्सपेक्टिव का भी यूज होता है, ह्यूमन फिगर का भी यूज होता है, पोर्ट्रेट का भी यूज होता है, सारे ही कॉन्सेप्ट मेजरली यूज होते हैं, ठीक है। और सीन मेकिंग क्वेश्चन में तो है ही भाई कि जो भी आप इन्वायरमेंट बना रहे हो उसमें आप ह्यूमंस और पोर्ट्रेट्स तो एस्टैब्लिश करोगे, राइट। तो दैट इज वाई दीज आर द रीजंस दैट यू नीड टू लर्न पोर्ट्रेट वेल। नाउ कैसे सीखना है पोर्ट्रेट? सीखना है सबको पता है, सीखना कैसे किसी को नहीं पता। तो देखो पोर्ट्रेट सीखने के लिए ना आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन। बाकी लोग कैसे सिखाते हैं आई डोंट नो, बट आई हैव डिस्कवर्ड माई ओन वे कि पोर्ट्रेट मैं ऐसे सिखाती हूँ एंड ट्रस्ट मी विद इन अ फ्यू क्लासेस। फ्यू मतलब क्या, 6 से 7 क्लास, मैक्सिमम 7 days ऑफ क्लासेस, एंड यू विल बी एबल टू मेक एनी एंगल विथ योर माइंड। कोई भी एंगल आपको बनाना ना, इनमें से कैसे मतलब ये तो ऐसा है 5 एग्जाम्पल है, वो कुछ भी बनाना हो, देर आर अ फ्यू स्टेप्स। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या सीखते हैं, फेस का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं कि यार हम लोगों ने सबसे पहले सर्कल बनाया, ठीक है, जैसे कि लूमिस मेथड होता है ना, इट्स लाइक रिलेटेड टू दैट। बिल्कुल एग्जैक्ट लूमिस मेथड मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आई हैव माई ओन वे, बट हाँ कुछ वैसा ही होता है। अगर आप लोगों को पता है तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो प्रॉपर जैसे सर्कल बनाया, उसको डिवाइड किया, यू नो साइड कट पार्ट बनाया, एंड नो मेकिंग द स्ट्रक्चर। तो फेस का स्ट्रक्चर बनाना हम लोग पहले सीखेंगे। अब ये किसी भी एंगल में फेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्टेप 1 यही होता है। एंगल देखो आपको कुछ भी बनाना पड़ सकता है, एग्जाम में ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल सारे फेस को ऐसा करके बनाओगे सीधा वाला, तो इट्स नॉट यूजफुल दैट मच। तो आपको सारे एंगल्स आने चाहिए बनाने, बेसिकली ये जितने भी हैं और भी जितने भी एंगल्स होते हैं, मतलब फेस को आप ऐसे भी आना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, सारे फेस के एंगल्स तुम्हें ड्रॉ करने चाहिए फ्रॉम योर माइंड। और सबसे पहला स्टेप होता है कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है फेस का वो। फिर नेक्स्ट स्टेप में होता है फेशियल फीचर प्लेसमेंट। मतलब सिर्फ प्लेसमेंट को समझो, ये मत समझो कि आईज कैसे बनाना है, वो बात की बात है। सबसे पहले कि कहाँ बनाना है ना, कि जैसे यहाँ एक आई आएगी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बिकॉज 2 आईज के बीच में हमेशा एक आई का गैप होता है, ठीक है। तो अगर एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ है, तो एक आई का बीच में गैप होना ही चाहिए, तो वो हमें मेंटेन करके रखना है। और सिर्फ सर्कल्स के थ्रू हमें प्लेसमेंट करना है, दैट इज यूजुअली माय नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये हो गई फेशियल स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट। अब ये जो है ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, तो अगर तुम्हें ऐसे सीखना है तो सिर्फ मुझसे ही तुम सीख पाओगे, किसी और से नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आप कोई और तरीके से बना रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जनरली अगर आपको नहीं आता है तो ये तरीके आप यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली आगे मैं वीडियोस भी डालूंगी अगर तुम कमेंट करोगे जैसे मैंने बताया, ठीक है। नाउ डिटेल डेवलपमेंट आपको कैसे करना है, अब आपको प्रॉपर आना चाहिए कि आईज नोज लिप्स बनाना कैसे। तो तरीके होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको नोज बनानी है तो आप 3 सर्कल मेथड का यूज़ कर सकते हो कि आपने 3 सर्कल बनाए, फिर आप इसी को जैसे कि आप देख सकते हो ये नोज की हमारी शेप आ जाती है, ठीक है। तो मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, वेज होते हैं कि हम किस तरीके से ईजिली
कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बना पाएँ, ठीक है, चीज़ों को अननेसेसरीली हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत ईजी हैं। और लास्ट में होता है फाइनलाइजेशन, कि आप उसको एग्जाम में रेंडर कैसे करने वाले हो। बहुत वेज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाली शेडिंग होती है, थोड़ी सी पेन वाली शेडिंग होती है, रियलिस्टिक शेडिंग होती है, सेमी रियलिस्टिक शेडिंग होती है, जैसे ये दोनों हैं। तो अलग अलग टाइप की शेडिंग होती है, अलग अलग टाइप की रेंडरिंग होती है, जिसमें भी आप अच्छे हो यू कैन एक्चुअली यूज दैट फॉर योर एग्जाम पर्पस। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड कि इफेक्टिव पोर्ट्रेट प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। चलो मान लो आपने सीख लिया पोर्ट्रेट, ठीक है, प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा, सिर्फ सीखने से नहीं होने वाला है, ठीक है, एग्जाम के लिए यू हैव टू गिव टाइम फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो। तो कैसे करना है, तो बेसिकली आपको डेली फेस स्टडीज करने पड़ेंगे। अब चाहे तो आप ये लाइव कर सकते हो, चाहे तो आप फोटोज से कर सकते हो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आपको कैसे करना है। स्केच डिफरेंट फेसेस फॉर 15 to 30 मिनट्स डेली। इससे आपको समझ आया कि आंखों का टाइप क्या होता है, नाक कैसी होती है, जो आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई करना समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। उसके बाद टाइम एक्सरसाइज आपको करने हैं कि यार ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में बना रहे स्केचेस, फटाफट स्केच बनाओगे, आपका दिमाग पिकअप करता है चीज़ों को जब आप जल्दी जल्दी बनाते हो, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर स्केच। ओके, सेल्फ पोर्ट्रेट आपको बनाना है कि खुद से यूज मिरर टू स्टडी। तो बहुत तरीके होते हैं प्रैक्टिस करने के, दिस आर सम ऑफ द वेज दैट आई यूज, ठीक है। रेफरेंस एनालिसिस आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज रेफरेंस एनालिसिस। तो रेफरेंस में एनालाइज करो कि जैसे कि अगर ये फेस है तो इसमें कहाँ आईज है, कैसे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है स्ट्रक्चर बनाने का। इस कॉन्सेप्ट को आप एनालाइज करो इन द रियल फोटो, एंड तब देखो आपकी स्किल क्या नेक्स्ट लेवल पे डेवलप होगी, ठीक है। इस तरीके से देखो, जो मैंने आपको 3 सर्कल में बताया था वो यहाँ पे अप्लाई करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है अप्लाई। तो ये एनालिसिस होता है। फिर जब आप एनालाइज करोगे ना तो चीज़ें आपकी देखो बहुत ही अच्छी बनने लग जाएंगी, और आपको समझ आएगा कि एक पोर्ट्रेट एक्चुअली में कैसे बनाना होता है, बिकॉज यू हैव एनालाइज्ड सो मेनी रेफरेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल एंगल्स पे आप स्टडी करो, तो अलग अलग टाइप के एनालिसिस करो। ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हो, डेली फेस स्टडी कर सकते हो, टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो, और अलग अलग दिन पे अलग अलग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। कभी आपने फेस स्टडी लाइव कर लिया, लाइव किसी को बिठा लिया अपने सामने, कभी मिरर में देख लिया, कभी आप टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी रेफरेंस ले लिया। तो यू कैन यूज दीज मेथड्स इन अ मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ अ वे, ठीक है। Now let's come to next thing, which is mastering expressions and characters. Now in the exam you already know that questions can come on character design also. तो एग्जाम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंपल एक शक्ल बनानी हो अलग अलग एंगल से, एक्सप्रेशन बनाना आगे का स्टेप होता है। तो आपने यहाँ तक जब सीख लिया तब आप काम करते हो एक्सप्रेशंस पे, क्योंकि दैट इज़ लाइक यूजुअली मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन लाइब्रेरी बनानी है कि आपको अलग अलग टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को आपको स्टडी करना पड़ेगा और स्केच करना पड़ेगा इन योर नोटबुक, सो दैट यू कैन हैव अ फुल एनालिसिस की अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। क्योंकि कई बार हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम ड्रॉ करो तो तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे मे बी एक्सप्रेशन को, तो आपको वो समझना पड़ेगा, ठीक है। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, डेवलप द एबिलिटी टू ड्रॉ द सेम कैरेक्टर विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ये बहुत मतलब ईजी लगता है देखने में, बट इट्स सो टफ गाइज, इतना ईजी नहीं होता है कि एक ही कैरेक्टर को हम अलग अलग तरीके से कैसे बनाए। तो इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्टाइलाइजेशन टेक्निक, आप स्टाइलाइज कैसे कर रहे हो, तो in stylization you are almost understanding that how you can develop different kind of characters, ठीक है। experiment with different styles like realistic, cartoon और जो भी styles होते हैं, तो थोड़ा बहुत हम उसकी भी स्टडी करेंगे बिकॉज स्टोरी बोर्ड वगैरह में बहुत काम आता है। तो वी हैव टू गिव अ लिटिल टाइम फॉर दिस ऑल्सो। नाउ अगेन 5 months जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम है, बट डुएबल है विद इनकरेक्ट गाइडेंस। देखो खुद से अगर आप पूरा करोगे स्टार्टिंग से तो मे बी इतना डुएबल नहीं है, तो वो चीज़ तो है ही, बट टाइम होगा तो आप ये सारी चीज़ों को आराम से कर सकते हो कवर। ना मास्टरिंग एक्सप्रेशंस एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो अब आपको वही मेथड्स को यूज़ करना है, ठीक है। फेस का स्ट्रक्चर जैसे बनाते थे हम वैसे ही बनाएंगे, बट अब हम इसको एग्जैजरेट या फिर थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको रियल फेस नहीं बनाने आता होगा ना, तब तक आप बना नहीं पाओगे मॉडिफाइड वर्जन। तो अब जैसे आँखें हैं तो आप थोड़ी आँखों को चेंज कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, नाक को थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट आप कर सकते हो, थोड़ा सा चीज़ों को मॉडिफाई करके, चेंज करके, अलग टाइप का कुछ बना के। इवन अगर आपको डिस्टॉर्टेड बनाना है ना, तो देखो जैसे इसमें है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि यार एक सेंटर लाइन मैच हो रही हो, ठीक है, आंखों का जो लाइन है वो थोड़ा मैच हो रहा हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन चलेगा, बट मोस्टली जो रेगुलर आपका फेस एनाटमी है या जो नॉर्मल आपका वो है, वो स्टडी आपको पता नहीं चाहिए। फिर आप उसको कितना डिस्टॉर्ट करें दैट इज अप टू यू, बट आपको अगर रियल इंसान की शक्ल कैसी होती होगी तभी तो आप उसको चेंज करोगे ना। आपको पता नहीं रियल कैसी होती है तो आप चेंज कैसे करोगे, फिर तो गलत ही लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं, राइट। तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। नाउ गाइज, कमिंग टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ करेक्शन इन पोर्ट्रेट स्केचेस, बिकॉज अगर आप स्केच बना रहे हो, चाहे कैरेक्टर बना रहे हो, चाहे कार्टून बना रहे हो, चाहे रियल पोर्ट्रेट बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, अगर आपको पता नहीं कि आप उसमें गलती कर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस स्केच, यूजुअली इट विल लुक लाइक क्वाइट गुड, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से जैसे कि सेल्फ प्रैक्टिस करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं कि आपने अपना फोटो अपने फ्रेंड को भेज दिया, वो आपका स्केच बना रहा है और आप उसका बना रहे हो। सो वी हैव दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन SSCC अ लॉट। तो स्टूडेंट्स जब ये बनाते हैं तो हम उनको इस तरीके से पूरा करेक्शन करके दिखाते हैं कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते थे, राइट। तो इस तरीके से जो फेशियल अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है रियल फोटो में और आपने जो बनाई है, तो वो आपको जब टीचर बताता है कि हियर यू कुड हैव डन इट राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्पेस है या ये स्पेस है, ABCD क्या चीज़ें करेक्ट है, जैसे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट करेक्ट है, सेंटर लाइन करेक्ट है, ठीक है, लिप्स ऑलमोस्ट करेक्ट है, तो इस तरीके से क्या चीज़ें करेक्ट है और रेंडरिंग थोड़ी बेटर हो सकती है कि आपने इसको जैसे शेड करा है तो किस तरीके से शेड कर रहे हो, ठीक है, फेस कितना मैच हो रहा है, तो कहाँ पे क्या गलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो CD वाला पार्ट है इस फेस में थोड़ा बड़ा है, बट इसमें इतना बड़ा नहीं है, तो इस तरीके से जब प्रपोर्शंस मैच नहीं होते तो फेस भी मैच नहीं होता है। तो बात मैचिंग की नहीं होती है, बात ये होती है कि आपको क्या समझ आ रहा है कि गलती कहाँ है या नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपके स्केचेस परफेक्शन पे नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए अगर आप SSCC ज्वाइन करते हो तो करेक्शन डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, और आप जहाँ पे भी जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे खुद से कर रहे हो, चाहे किसी और कोचिंग में कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, करेक्शन डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज, ठीक है, तो उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। नाउ गाइज, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लर्निंग ह्यूमन फिगर। तो ह्यूमन फिगर सीखना अगेन इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगेन स्टोरी टेलिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप यूज़ करोगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन भी कर रहे हो और उसमें ह्यूमन फिगर आप यूज़ कर रहे हो, उसमें भी आप कर सकते हो टू शो दैट हाउ अ ह्यूमन विल यूज़ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए आती है, ठीक है, तो ड्रेस आप सिर्फ ड्रेस तो नहीं बनाओगे, यू विल मेक ह्यूमन ऑल्सो एंड देन यू विल मेक द ड्रेस। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर आता है कि जिसमें आपको ह्यूमन भी बनाना इंपॉर्टेंट है, तो वो इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कोई पर्सपेक्टिव स्केच बना रहे हो तो डेफिनेटली आप उसमें बनाओगे कॉम्पोजिशन स्किल। ह्यूमन फिगर मोर और लेस आपके क्वेश्चंस में काम आने ही वाला है, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो अब ह्यूमन फिगर अगेन कैसे सीखना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ह्यूमन फिगर को कैसे सीखना है, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस समझते हैं। तो स्टेप 1 इज अंडरस्टैंड द ह्यूमन स्केलेटन। सबसे पहले आप स्केलेटन स्टडी करो। स्केलेटन स्टडी में आप क्या सीखते हो कि ह्यूमन जो है उसकी बॉडी 8 हेड्स के बराबर होती है, ठीक है, ये आप समझते हो स्केलेटन फिगर में। तो आप इसको समझो कि स्केलेटन फिगर का बेसिक क्या होता है। एक ये बेसिक शेप आ गई, एक ये बेसिक शेप आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। तो आप स्केलेटन को स्टडी करके ना स्टिक फिगर बना सकते हो पहले, यही हमारा बेसिक वो होता है। ये स्टिक फिगर आती कहाँ से है, स्केलेटन स्टडी से ही आती है ना। जब तक आपको स्टिक फिगर नहीं आएगा आप कैसे बनाओगे, सिंप्लीफाई द स्केलेटन। जैसे मैंने अभी स्केलेटन को सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसे ही मैंने सारे टेक्निक्स को डेवलप करे हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके सारे टेक्निक्स मैंने डिस्कवर और डेवलप करे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे अगेन मैं बता रही हूँ, मैं डाल सकती हूँ वीडियोस पे। नाउ ऐड मसल्स। तो आपने स्टिक फिगर बना लिया, ये वाला पार्ट आपने बना लिया। अगेन आप रेफरेंस स्टडी कर सकते हो, पहले आप बेसिक को सीखो फिर रेफरेंस लो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही देख के और रेफरेंस देख के ऐसे ऐसे करके हाथ बना रहे हो, गलत ही बनेगा गाइज, मेरे से भी नहीं बनेगा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट किसी से नहीं बनता। तो पहला आपको स्टेप है डिकोड करना है, उसके बाद आपको मसल्स ऐड करने हैं इसके ऊपर। लाइक सपोज यहाँ पे आप एक मसल ऐड कर रहे हो, यहाँ पे आप एक, तो धीरे धीरे जब आप मसल्स ऐड करोगे तो यू विल गेट द होल फिगर करेक्टली। तो ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है।
लास्ट इज एड क्लोथिंग एंड डिटेल्स, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक बना लिया तो इसके बाद तो आप बना ही लोगे कि क्लोथ्स कैसे बनाने हैं और डिटेल्स कैसे ऐड करनी है, डिटेल्स मतलब रेंडरिंग वगैरह कैसे करनी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, उसमें उतना इशू नहीं है। तो दिस इज हाउ आई टीच ह्यूमन फिगर इन माई क्लासेस, ठीक है। तो बेसिक आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी नॉर्मली, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ह्यूमन फिगर को सारी एंगल्स में प्रैक्टिस करना है, और सेम वही मेथड्स हैं जो मैंने आपको पोर्ट्रेट में बताए थे। तो क्या बताए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मिरर से देख सकते हो, आप रेफरेंस एनालिसिस कर सकते हो, रेफरेंस लिया, एनालाइज करा, ड्रॉ किया, या फिर आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सेम वही चीज़ें हैं, उससे आप वेरियस फिगर्स को प्रैक्टिस करो अलग अलग पॉस्चर्स में, ताकि आपकी स्टोरी टेलिंग के जो क्वेश्चन है वो बेटर हो, कोई भी एंगल आपको बनाना हो वो आप बना पाओ। तो चाहे तुम रेफरेंस लो, चाहे लाइव बनाओ, चाहे कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, बट आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए बनानी, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका वही हो जाता है कि आप किस तरीके से कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह बना रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जब आपको एक सिंपल स्केच आ गया बनाने, तो अगेन मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा जैसे फेस आपने बड़ा कर दिया, या प्रपोर्शंस बॉडी के, हैंड थोड़ा छोटा कर दिया, लेग्स थोड़े लंबे कर दिए, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको एक्चुअल रियल प्रपोर्शंस पता है। अगर आपको रियल ही नहीं पता तो आप चेंज भी कुछ नहीं कर सकते, और कैरेक्टर भी आपसे नहीं बनने वाला है, ये बात समझ के रखो, ठीक है। ईजी लगता है, ईजी होता नहीं है कैरेक्टर डिज़ाइन और डेवलप करना, ठीक है। तो एग्जैजरेशन आप कर सकते हो, स्टाइलाइजेशन कर सकते हो चीज़ों का, डायनामिक जेस्चर, ठीक है। तो कैप्चर एनर्जी एंड मूवमेंट इवन इन स्टाइलाइज्ड फॉर्म्स, कि कैसे, जैसे अगर कोई कार्टून भी है, जैसे नहीं कि वो खड़ा है, ठीक है, भाग रहा है, उसका क्या पॉस्चर है, क्या जेस्चर है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो वो आपको सब कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। सो वी हैव क्लासेस ऑन एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू। यही हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जैसे में हम ऐसे ही क्लास करवाते हैं, यही चीज़ें पढ़ाते हैं, और आप भी पढ़ोगे तो 110% एग्जाम क्या हुआ, इतने सारे बच्चों का हुआ है, मेरे से पर्सनली पढ़ के तो इतने सारे बच्चों का क्रैक हुआ है, तो आपका तो क्यों नहीं हो सकता यार। बट स्ट्रैटेजी ऐसी आप यही वाली जो फॉलो करो, कोई भी आपको ऐसी स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे नहीं बताने वाला है, ठीक है। चलो गाइस, करेक्शन टेक्निक्स इन ह्यूमन फिगर ड्राइंग, अगेन वही है, करेक्शन करोगे ना तो चीज़ें परफेक्शन पे जाएंगी। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे फिगर है, हेड आप देख सकते हो कितना छोटा लग रहा है हेड पार्ट, ठीक है, और ये जो पार्ट होता है आईज टू नेक एंडिंग और नेक एंडिंग टू शोल्डर, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों सेम होता है इंसान का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। जो लड़के होते हैं अगर वो जिम करे तो उनके मसल्स बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि उनका स्केलेटन बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसकी स्केलेटन बड़े नहीं होते हैं। तो जो स्केलेटन होता है ना, वो यही होता है, इतना होना चाहिए, ठीक है। सो ए एंड बी शुड बी इक्वल टू बी एंड सी, ये दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए। और क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सपोज आईज है, आई तो नेक एंडिंग टू शोल्डर, ये इक्वल है ना, तभी ये बॉडी जो है प्रोपोर्शनेट लग रही है। तो इस तरीके से आपको जब कोई करेक्शन बताता है आपके स्केचेस में जो कि गलत है, तो इम्प्रूवमेंट आता है भाई नेक्स्ट क्लास में। तो टाइम बहुत कम लगने वाला है आपका प्रिपरेशन में, विद करेक्ट गाइडेंस एंड करेक्ट वेज, ठीक है। तो करेक्शन आपको ज़रूर, मतलब देखो मेरे ख्याल से ना ड्राइंग क्लास में अराउंड हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ये है, उसके बाद हम करेक्शन से डिस्कस करते हैं हर क्लास में, कि बच्चे को बिठाया सामने, एक बच्चे का स्केच खोला, उसके ऊपर पूरा ड्रॉ करके दिखा दिया। डिजिटली थिंग्स हैव बिकम सो इजी एंड सो मच बेटर देन ऑफलाइन नाउ, तो वो चीज़ अब चेंज हो चुकी है गाइज। चलो गाइज, आ जाते हैं मंथ 2 पे। मंथ 2 इज आइसोमेट्रिक स्केचिंग एंड पर्सपेक्टिव बेसिक और ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट्स बनाने पे आप काम करो, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट, बॉटल हो गया, ये हो गया, तो ये सब भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इस पे रिलेटेड आ जाते हैं, राइट। तो उस पर हम काम करने वाले हैं मंथ 2 पे। तो चलो आ जाते हैं अब हम मंथ 2 पे। नाउ सबसे पहले हमें सीखना क्यों, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। देखो वही है कि टेक्निकली आपको प्रिसीजन आएगा। आप बॉटल बनाने को अभी नॉर्मल भी मैं आपको बोलूँ बना पाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम बॉटल नहीं बना पाओगे या बैग अभी नहीं बना पाओगे, यू कैन मेक इट, राइट। बट जब आप करेक्ट वे से बनाते हो तो एक टेक्निकल प्रिसीजन आता है, उसमें पता चलता है कि हाँ किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, किसी ऐसे बंदे ने बनाया है हु नोज हाउ टू मेक डिजाइंड स्केचेस एंड सपोज प्रोडक्ट डिजाइन का स्केच है, तो प्रॉपर प्रोडक्ट डिजाइनर जैसा स्केच कैसे करना है वो आपको सिखाएंगे हम SSAC में, या फिर खुद से सीखना है तो सीखो, बट दिस इज द ओनली वे गाइज। टेक्निकली आपको प्रिसाइज स्केचेस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी प्रोडक्ट डिजाइन क्वेश्चन में आ गया, या फिर स्पेशल अरेंजमेंट क्वेश्चन में आ गया, इंटीरियर डिजाइन क्वेश्चन में आ गया, फर्नीचर या ऑब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी आता है, तो आपको आना चाहिए ऑब्जेक्ट बनाना पर्सपेक्टिव में भी और आइसोमेट्रिक में भी, ठीक है।
प्रोफेशनल रेलिवेंस तो है ही इसका, तो बाद में तो आपको ये कॉलेज में काम आने ही वाला है एवरी सिंगल डे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आइसोमेट्रिक और पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट्स बेसिक आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक की बात करते हैं। मैंने आपको थोड़ा बताया भी था कि की प्रिंसिपल जो होते हैं आइसोमेट्रिक के, दैट इज 30 डिग्री एंगल सिस्टम, कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना वो 30-60 की एंगल पे बनता है, ठीक है, 30-60 की एंगल पे बनेंगी सारी लाइन्स। और जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो ऑल दीज लाइन्स, अगर मैं यहाँ पे लाइन बना दूँ या यहाँ लाइन बनाऊँ तो सारी जो लाइन्स है मेरी वो 30-60 के एंगल पे है। तो अगर हम कोई ऐसा स्केच देखते हैं तो इट इज़ अ नॉन डिस्टॉर्टेड स्केच गाइज, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि ये साइज़ कितना है, ये साइज़ कितना है, इसका साइज़ कितना है, समझ में आ रहा है ना कि ये इतना बड़ा रूम है, इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को पर्सपेक्टिव में बना दूं, जैसे फ़ोटो खींच के करूं, तो समझ में नहीं आता फ़ोटो में कि वो साइज़ कितना है। कई बार आपने देखा होगा फ़ोटोज़ में रूम बहुत छोटा या बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन अगर हम अपने स्केच में दिखाएंगे तो उसमें हम फिर डिज़ाइनर्स नहीं बनाते हैं वैसे बेसिकली। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोमेट्रिक स्केचेस। इसी में आपको यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, ठीक है, तो इक्वल स्केल होता है इसमें, नो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन, नो विजिबल लाइंस। जैसे कि अगर आप पर्सपेक्टिव बना रहे हो तो आप वैनिशिंग पॉइंट्स बनाओगे, बहुत कुछ बनाओगे, तो वो सब भी लाइंस इसमें दिखती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने हैं एंड इस पे हमें ऑब्जेक्ट्स और पूरा स्पेस बनाना भी कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ मास्टरिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, अगेन मैंने आपको बताया एक्यूरेट उसमें एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट उसमें एक मेजरमेंट होता है, मल्टीपल फेस विजिबिलिटी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि पर्सपेक्टिव में सिर्फ 2 फेस दिख रहे हैं बल्कि आइसोमेट्रिक में 3 दिख रहे हैं, और वो भी नॉन डिस्टॉर्टेड वे में। तो जब भी आपको डिज़ाइन कम्युनिकेशन के क्वेश्चन करने, जैसे कि कोई आपको शू डिज़ाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आपको कोई चेयर डिज़ाइन करना है या फिर कुछ भी डिज़ाइन करना है, तो अगर प्रॉपर दिख रहा है तभी आप उसमें प्रॉपर मार्किंग कर पाओगे और प्रॉपर उसको एग्जाम पर्पज के लिए रिप्रेजेंट कर पाओगे। मैं अभी आपको आके दिखाऊंगी भी कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम पर्सपेक्टिव के बेसिक सीख लेते हैं। तो पर्सपेक्टिव भी आपको सीखना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ताकि आप विजुअल डेप्थ दिखा पाओ, यू नो, सीन ड्राइंग के लिए भी ज़रूरी है, आगे के लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो अभी इसी महीने में, सेकेंड महीने में ही आप पर्सपेक्टिव के बेसिक्स पे काम करना शुरू कर दो और सिंपल से स्टार्ट करो, सिंपल ऑब्जेक्ट से आप स्टार्ट करोगे। सो फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव फंडामेंटल, कि 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और किस तरीके से वो चीज़ें ड्रॉ होती हैं। तो ये काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि मैं आपको अभी समझा दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यू नो, आई नीड एटलीस्ट एन आवर विथ यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो 1 पॉइंट बेसिकली, थोड़ा अगर हम बेसिक में बताऊँ तो कोई भी जगह या कोई भी चीज़ को जब आप सामने से देख रहे हो तो ये 1 पॉइंट होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ को कॉर्नर व्यू से देख रहे हो तो ये 2 पॉइंट होता है। और 3 पॉइंट होता है कि जैसे कि आपको दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो वो ऊपर जाते हुए भी छोटी दिखती है हमें, दैट इज़ 3 पॉइंट। जैसे अगर आप कोई एंट हो या आप कोई बहुत छोटे साइज़ का ऑब्जेक्ट, जैसे आप हो और बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आपको ऊपर जाते हुए भी छोटी दिखती है, यू नो। तो समथिंग लाइक दिस यू विल सी द बिल्डिंग, इस तरीके से। तो ये होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आपको बहुत बड़े स्केल पे ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ये पर्सपेक्टिव हैं अलग अलग तरीके के। अब आप इनसे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो और आप इनसे स्पेस भी बना सकते हो। तो ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है, कि हॉराइजन लाइन क्या होता है, स्टार्ट विद बेसिक फ्रेमवर्क, देन रिफाइन योर प्रपोर्शंस पे काम करो कि यार जो आपके ऑब्जेक्ट्स है ना वो सही साइज़ के हो। ऐसा ना हो कि आपने एक रूम बनाया उसमें बहुत बड़ा बेड बना दिया, ठीक है, तो साइज़ होता है। डिटेल्स पे काम करना है और फिर फाइनलाइज करना है, मोस्टली यही तरीका होता है, ठीक है। तो आपने जैसे कि एक बेसिक स्टार्ट करो, पहले सिंपल आप एक क्यूबॉइड बनाना सीखो। और ये चीज़ें इतनी सिंपल है नहीं जब तक आप इसमें डेप्थ में नहीं जाओगे। पर्सपेक्टिव के A to Z सारे कॉन्सेप्ट मैंने खुद से डिस्कवर करे हैं, मेरा अपना तरीका है इसको पढ़ाने का, और इतना क्लैरिटी में बच्चों को समझ में आता है ना कि कोई भी बच्चा जब पढ़ता है इसको पढ़ते तो वो एंड में बहुत अंदर ही से हंसने लगता है क्लास में। तो मैं पूछ भी तो क्या हो गया, ज़्यादातर बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि मैम हमें ड्राइंग इतने अच्छे समझ में आ गई, अब हम माइंड से कुछ भी बना सकते हैं एग्जाम में। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए आपको चीज़ें बहुत डेप्थ में आनी चाहिए, ठीक है। जब बेसिक बनाना सीख जाओगे तो बेसिक आने के बाद उन्हीं बेसिक शेप्स को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है
टू गेट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू मेक। ठीक है, तो ये तो स्टेप्स हो गए कि आपको सीखना कैसे है। अब जैसे एग्जाम पर्पस में आपको बनाना है तो उसमें आपको जो है इस तरीके से बनाना होगा कि आपको कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका आपको साइड व्यू दिखा सकते हो, टॉप व्यू दिखा सकते हो, उसका आप फ्रंट व्यू दिखा सकते हो। अगर आपको सीखना है पर्सपेक्टिव स्केचिंग और स्केचिंग बेसिकली, तो MTP करके मेरी एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, मैं आई बटन में यहाँ लिंक भी कर दूंगी, MTP एपिसोड 1 माइंड टू पेपर। इसमें मैंने बताया हुआ है, स्टार्टिंग करा है पर्सपेक्टिव का। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हो एपिसोड को, उसमें आपको समझ में आएगा कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कैसे बनाते हैं, क्या होता है, और पर्सपेक्टिव स्केचिंग क्या होती है इन जनरल, और उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे ओनली, गो एंड वॉच MTP एपिसोड 1। ओके, तो चलो नाउ पहले ये वीडियो देख लो फिर जाना। सो इफेक्टिव प्रैक्टिस स्ट्रैटेजीज, उसमें वही है कि पहले आपको सिंपल जाना है कि सबसे पहले आपको बेसिक एक ऑब्जेक्ट बनाना सीखो। स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक वन ऑब्जेक्ट इन पर्सपेक्टिव, फिर स्टडी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, चेयर, टेबल। पहले आप सिंपल मान लो एक क्यूबॉइड बनाना तो सीखो पर्सपेक्टिव में कि सिंपल एक क्यूबॉइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था 2 पॉइंट में या फिर 1 पॉइंट में, जैसे भी आपको बनाना है सिंपल बनाना सीखो। उसके बाद कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, स्केच फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस कर्व्ड फॉर्म्स, जैसे कि अगर जैसे ये है तो ये कर्व्ड फॉर्म हो गया, तो किस तरीके से कर्व्ड सर्फेसेस या एडवांस कोई भी चीज़ आप अपने अराउंड देख लो, सब चीज़ में आप पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हो, हर चीज़ को आप पर्सपेक्टिव में बना सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको आता नहीं है अभी, तो वो आ जाएगा। ठीक है, इजीली सीखने के बाद। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट्स वही है, फर्नीचर आ जाता है, व्हीकल आ जाता है, या कोई बिल्डिंग आ सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ सकता है, कोई स्टेशनरी आइटम आ सकता है। तो बेसिकली यही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। एवरी पॉसिबल थिंग दैट कैन कम इन द एग्जाम आप प्रैक्टिस करके जाओ, फिर देखोगे एग्जाम में वही चीज़ आएगी जो आपने प्रैक्टिस करी हुई होगी। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करो, डेली लाइफ ऑब्जेक्ट को करो, उससे आपकी मल्टीपल चीज़ें एक साथ प्रैक्टिस हो जाएंगी काफ़ी हद तक एग्जाम के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू मंथ 3। अब हमने ऑब्जेक्ट्स बनाना सीख लिया। मंथ 3 में मैंने आपको बताया था कि आपको इंडोर एंड आउटडोर इन्वायरमेंट्स को बनाना सीखना है, कि स्पेसेस कैसे बनाते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, कि आप किस तरीके से स्पेस बना रहे हो। ठीक है, कोई भी NID में बहुत बार आ जाता है, निफ्ट में बहुत बार आ जाता है, स्टोरी बोर्ड के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें भी आप स्पेस तो बनाओगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंसान की शक्ल दिखा दी, पीछे कोई स्टोरी दिखाने के लिए कोई स्पेस तो बनानी ही पड़ेगी। तो अगेन सेम पर्सपेक्टिव के ही कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो। कुछ भी आपको बनाना है, कोई भी इंटीरियर स्पेस बनाना है, तो यही स्टेप्स होते हैं। एस्टैब्लिश पर्सपेक्टिव फ्रेमवर्क, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, हॉराइजन लाइन, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, ब्लॉक इन मेजर एलिमेंट्स, जैसे कि वॉल्स बनाओ, डोर बनाओ, ऐड आर्किटेक्चरल डिटेल्स, रिफाइन एंड फाइनलाइज। तो यही होता है स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, सिंपल 1 पॉइंट में बनाना सीखो, आउटडोर बनाने सीखो, आउटडोर स्पेस भी इस तरीके से। ठीक है, बहुत सारे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे हमारे चैनल पे जो कि आपके लिए मिनी मैम ने बनाए हैं। शी इज़ द ड्राइंग फैकल्टी इन SSAC, तो बहुत सारे प्यारे प्यारे सोल्यूशन वीडियोज़ हैं, पूरा पर्सपेक्टिव में है। तो अगर आपको बेसिक आता है तो आपको समझ में आएगा, बेसिक नहीं आता है तो MTP वाली वीडियो आप अभी जाके देखो, उसमें बेसिक से स्टार्ट हुआ है, एपिसोड 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इस्टेब्लिश द होराइजन लाइन एंड वैनिशिंग पॉइंट, वही स्टेप्स होते हैं। और अभी मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो नहीं समझ पाएंगे। तो बिल्कुल स्टेप्स होते हैं और ये सब माइंड से बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि कहीं से देख के कुछ बनाया हुआ, पूरा माइंड से बना सकते हो आप सब कुछ खुद से सोच के। हाँ, थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हो कि भाई बिल्डिंग्स कैसी होती हैं, बोर्ड कैसे होते हैं, बाहर जाके भी देख सकते हो, दैट इज़ देयर ऑब्वियसली, बट आपको एग्जैक्ट किसी फोटो की ज़रूरत नहीं है इसको बनाने के लिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। बाहर जाओ, जाके देखो, विंडो, डोर, कॉलम, बिल्डिंग्स, स्ट्रीट, रिक्शे वाला, ये वो सब कुछ देखो बाहर जाके, और अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन करो, ऑब्जर्वेशनल पावर बढ़ाओ। कई बार क्या होता है, हमारे घर के साइड में एक दूसरा घर है पर हम उसको याद नहीं कर पाते, हमें नहीं याद कि वो कैसा दिख रहा है, जबकि वो हमारे घर के साइड में, हम उसको डेली देखते हैं। इवन अपने रूम को अगर आप बोलो स्केच करने के लिए तो शायद आपको भी याद ना हो कि हमारे रूम में क्या है, ठीक है, या किचन में क्या है, जो कि हम डेली देख रहे हैं। तो हम चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको स्टार्ट करना है चीज़ों को। मटीरियल टेक्सचर्स को ऑब्जर्व करो, लाइट कैसे आती है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉज, तो ये सब चीज़ें देखो सिर्फ अभी वर्ड्स हैं, बट जब क्लास में हम इस पर वर्क करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स पे तो वो चीज़ें फिर और क्लैरिटी में आती हैं डेफिनेटली। और चीज़ें जब आप डिटेल में बनाओगे, एक ऐसा स्केच जो कि डिटेल्ड है,
अलग ही इम्पैक्ट देता है एग्जाम में। डिटेल इज गॉड, गॉड इज डिटेल, गॉड लाइज इन डिटेल गाइज, हर चीज़ में डिटेल, ठीक है। अगर आप स्केच देखोगे, जितना डिटेल है, जितनी चीज़ें आप सोच पाओगे ना, जितनी चीज़ें आप देख पाओगे इसमें, सब चीज़ों पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। द मोर डिटेल्स यू ऐड, द मोर मार्क्स यू विल गेट, दैट इज फॉर श्योर। ओके, आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग पर्सपेक्टिव एरर्स, अब ये भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी करेक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्शन 70% तक मैटर करेगा, आप कितना अच्छा स्केच बना रहे हो। 70% इज करेक्शन डिस्कशन। मेरे साथ आके बैठोगे, स्केच में क्या गलती है, हमें लग रहा है स्केच परफेक्ट है, बट पता चल रहा है कि लाइंस वैनिशिंग पॉइंट पे जा ही नहीं रही हैं, ठीक है, कुछ रैंडम बन रहा है, ये बेड बहुत बड़ा हो गया है या बहुत छोटा हो गया है, समझ नहीं आ रहा, साइज क्या है चीज़ों का, स्केल क्या है, बहुत चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में, गलती सबके साथ होती हैं। करेक्शन डिस्कशन के बाद आपका स्केल सही होता है, आपके एलिमेंट सही होते हैं, आपके प्रपोर्शन सही होते हैं, आपका वैनिशिंग पॉइंट ठीक होता है, और हज़ारों टाइप की गलती होती है जो कि आपको अभी इतना नहीं समझ में आएगा, बट करेक्शन से आपका नेक्स्ट डे स्केच अच्छा हो जाता है। ऐसा कौन सी चीज़ है दुनिया में जिससे आपका नेक्स्ट डे स्केच अच्छा हो, वो करेक्शन डिस्कशन ही है, ठीक है गाइज। चलो नेक्स्ट चलते हैं मंथ 4 पे, विच इज़ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सब चीज़ें अभी अलग अलग सीखी हैं, ठीक है, ह्यूमन अलग सीखा है, कैरेक्टर अलग सीखा है, और पर्सपेक्टिव अलग सीखा है, बट यहाँ पे आप एक मिक्सिंग करते हो, सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं उसको आप अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इससे आपका जो बेनिफिट है वो है आपका पैटर्न आपको समझ में आता है कि एग्जाम में कैसा है, टाइम कैसे मैनेज करना है, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको सोच रहे हो, आपको डिफिकल्टी आएगी ही आएगी, बट योर क्रिएटिविटी इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ओके, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपकी चीज़ें इस मंथ में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अभी तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि मंथ 4 में जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हो ना, जब आप कॉमिक स्ट्रिप बनाओगे, स्टोरी बोर्ड्स बनाओगे, सारे सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे भी मिलेंगे, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो फिर आप सोल्यूशंस पे जा सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट कोई सा नहीं आता तो आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे से सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मेरे साथ बैठ के सीखने हैं, तो फिर आप कैसे सीख सकते हो, आई विल टेल यू। जस्ट मैं थोड़े से स्केचेस दिखा दूँ, देन आई विल टेल यू कि आप कैसे ऐसे ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको कोई शू डिज़ाइन करना है, आपको कोई ट्रॉफी डिज़ाइन करनी है, आपको कोई मैस्कॉट डिज़ाइन करना है, तो इसमें देखो, इसमें भी सारे कोई ह्यूमन फिगर का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अगर शक्ल भी है तो थोड़ा बहुत तो इंसान की शक्ल का कॉन्सेप्ट, तो देखो चीज़ें क्रिएटिव तो हैं, पर जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हो ना तो वही आपको हेल्प करेगा एक्चुअली में अपनी स्केच को और क्रिएटिव और सही दिखाने में और सुंदर दिखाने में। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके, ठीक है। तो वो सब है। उसके बाद जैसे ये तो पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स आ गए कि आपको कोई पपेट शो बनाना है या फिर आपको कोई बैक स्टेज बनाना है और फैशन शो, ये सब नेफ्ट एंड आईडी के क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर पेपर जो कि जिसके सोल्यूशन है, और सारे आपके हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर, वही सब यूज़ करके ये सब सॉल्व करे गए हैं गाइज, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, नट ड्राइंग जैसे करनी है तो इसमें भी पर्सपेक्टिव है, यूज़ करा है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से है। तो ट्री कुछ है, ट्री डिज़ाइन का क्वेश्चन है, ट्री नेट सोल्यूशन, क्रो वॉन्स जूस, पोस्टर डिज़ाइन, पोस्टर भी किस तरीके से, क्या कलर्स यूज़ करने हैं, कैसे कलर्स यूज़ करने हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हम क्लासेस में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, एंड ये सब क्वेश्चंस आप प्रॉपर सॉल्व कर पाओगे। तो मंथ पूरा 4 जो है ना, 1 महीना तो पूरा इन चीज़ों पे दो प्रॉपर क्वेश्चन सोल्यूशन पे, ठीक है। जैसे ये वाटर टाइप का सोल्यूशन है, किस तरीके से टेक्स्ट लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन भी एनआईडी का आया हुआ है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये था कि एक स्केच दिया हुआ था, उसमें एक इंसान खड़ा था स्केच में जो उन्होंने फोटो दी थी, और उस इंसान को क्या दिख रहा है वो ड्रॉ करना था। तो जिसको पर्सपेक्टिव डिटेल में नहीं आता, सवाल ही नहीं उठता कि वो ये क्वेश्चन सही से ड्रॉ कर पाएगा। तो पर्सपेक्टिव के स्केच मतलब सारे कॉन्सेप्ट, ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव, पोर्ट्रेट, सब इंपॉर्टेंट है, मेन तो वही है। इनफैक्ट अगर आप मंथ 4 और मंथ 5 नहीं भी करते हो, 3 महीने की भी प्रिपरेशन करते हो, तब भी हो सकता है कि एग्जाम आप टॉप कर लो, ठीक है। क्योंकि मंथ 4 और मंथ 5 पूरा एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस है, लेकिन उससे पहले का जो 3 महीना है वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को 2 महीने बाद भी देख रहे हो, स्टिल इट्स पॉसिबल फॉर यू, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ओके। तो लास्ट मंथ इज टाइम बेस्ड प्रैक्टिस, तो इसमें आप डू इफेक्टिव ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज फॉर एग्जाम। तो ये मेरी स्ट्रैटेजीज हैं कि आप सबसे पहले छोटे छोटे 2-3 थंबनेल्स बनाओ अपने स्केच के कि व्हाट यू वांट टू मेक एक्चुअली। कभी भी डायरेक्ट बनाना शुरू मत करो, ऑलवेज मेक थंबनेल्स फॉर योर फाइनल स्केच, ओके। माइंड मैपिंग करो, ठीक है। स्कैम्पर टेक्निक होता है जिसमें यू आर
काइंड ऑफ अप्लाइंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़, बट जब आप फाइनल स्केच निकालते हो तो आपके जो भी आइडियाज़, आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उसको आप कंबाइन करके कोई एक फाइनल स्केच बना रहे हो, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट प्रैक्टिस तो आपको करनी है, दैट तो एवरीबडी नोज। मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ें लिखी हैं सोच के, बट द थिंग इज़ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं बहुत क्विक में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अगर आप चाहो तो आप पॉज करके पूरा पढ़ भी सकते हो। एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आइडिया बुक बनाने में यूजुअली बोलती हूँ, आइडिया बुक क्या होता है ना, आइडिया बुक इज़ लाइक समथिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। उसमें आप जैसे अगर आप कर्टन्स बना रहे हो या आपको कुछ भी आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं, आपने पिंटरेस्ट पे देखा, आपने रियल में देखा, आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और जब आप एग्जाम देने जाने वाले हो, जस्ट स्क्रॉल थ्रू योर आइडिया बुक, यू विल हैव सो मेनी आइडियाज़ ना कि एग्जाम में आपको कम से कम ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊँ। यू विल हैव सो मेनी आइडियाज़ ऑफ द सेम क्वेश्चन दैट यू विल गेट। तो बहुत ईजी होने वाला है। कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, आइडियाज़ पे काम करो, डिज़ाइंस पे काम करो, क्यों नहीं होगा। मुश्किल तो है, देखो ये तो नहीं बोलूँगी कि हलवा है, बिल्कुल है मुश्किल, बट इट्स डूएबल इन द करेक्ट गाइडेंस एंड इन द करेक्ट वे। मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। वही जो मैंने गलती करी थी भाई, अभी मैंने मिस्टेक्स वाली वीडियो डाली है, नहीं देखी कि मैंने अपने टाइम में क्या मिस्टेक की, विच कॉस्टेड मी माई NID सीट। अगर आपने नहीं देखी है तो अगेन आई विल लिंक इन द आई बटन, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो आप सही करोगे ना, और जिन्होंने गलती करी उनसे सीख के करोगे, बहुत बेटर होगा। क्विक प्रैक्टिस की आदत डालो। इससे ज़्यादा स्केच आपको कंप्लीट नहीं करना है लास्ट 5th मंथ में। कोई भी स्केच बना रहे हो ना, आधा अधूरा बनाओ, ठीक है। पूरा नहीं करना है आपको स्केच को, बिकॉज इसके बाद का तो आप कर ही लोगे एग्जाम में, इसके बाद का तो कर ही लोगे एग्जाम में। एक बेसिक प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्ट की, स्पेस की, हर चीज़ की, कि यार कुछ ऐसा आएगा तो कुछ ऐसा बनाऊंगी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हर चीज़ को पूरा एंड तक लेके जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है इन द 5th मंथ, बिकॉज ये आपके बस क्विक प्रैक्टिस का टाइम है 5th मंथ, ओके। और मॉक टेस्ट भी आप देते हो ऑब्वियसली, वो सब तो है ही। तो आपकी जो डिज़ाइन जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको प्रिपरेशन करना है NID, NEFT या फिर UCET एग्जाम। और इससे याद आया कि नेक्स्ट वीडियो मेरी UCET के ऊपर आने वाली है, UCET लास्ट 5 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो UCET के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े अलग होते हैं, दैट इज़ वाई उसकी जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो मैं अलग से डालूंगी। NID, NEFT का मोस्टली सिमिलर क्वेश्चन रहते हैं, NID का थोड़ा टफ आप कह सकते हो, बट टॉपिक्स आर द सेम। तो आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो फॉर ईदर ऑफ द 2 एग्जाम्स। अगर आप सिर्फ NEFT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टिल द प्रिपरेशन विल बी द सेम। अगर आप NID के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टिल इट विल बी द सेम। तो कोई डिफरेंस नहीं है। UCET का जो वीडियो है वो नेक्स्ट आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें मेरे साथ बैठ के ड्राइंग सीखनी है विथ ऑल दीज स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव टोल्ड यू इन द करेक्ट वे, 100% की अगर आपको एग्जाम क्रैक करना ही है, एक अच्छे कॉलेज में अगर जाना ही है, सोच ही लिया है, तो फिर भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द वेबसाइट लिंक। तो ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बुक अ फ्री डेमो क्लास का ऑप्शन आ रहा है, यू कैन बुक योर फ्री डेमो क्लास विथ मी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आओ सीधे ज्वाइन करो और हम लोग भाई क्रैक करेंगे। आओ, देखो हाउ आई कैन हेल्प यू, बिकॉज इफ यू लाइक दिस वीडियो मे बी यू कैन लर्न एंड लाइक समथिंग फ्रॉम आवर डेमो क्लास ऑल्सो, बिकॉज इतने बच्चे आते हैं, सारे बच्चे आते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं, कुछ सीखते हैं, तो तुम क्यों नहीं आ रहे, राइट। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एटलीस्ट कम एंड सी व्हाट डिफरेंस कैन वी मेक, बिकॉज इतने सारे बच्चे तो रैंडमली आते हैं एक दिन सोच के कि चलो ठीक है करके देखते हैं, दे एंड अप ज्वाइनिंग SSAC एंड दे एंड अप गेटिंग इनटू NID, NEFT और देयर ड्रीम कॉलेज IIT, राइट। तो भाई हो सकता है कि आज ही वो तुम्हारा पहला स्टेप हो जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो इतने ज़्यादा भी लोग नहीं हैं इंडिया में जो ये काम कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लोग तो बहुत कर रहे हैं, बट कई लोग हैं तुम्हें पता ही कैसे काम कर रहे हैं, इतना इफेक्टिव नहीं होता है उनका पढ़ाना। बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस इन मेनी ऑफ माई वीडियोज़ कि ज़रूरी नहीं है कि समवन हु कैन बी अ गुड आर्टिस्ट कैन ऑल्सो बी अ गुड ड्राइंग टीचर, बिकॉज ड्राइंग पढ़ाना और ड्राइंग बनाना 2 अलग चीज़ें होती हैं। तो जब मैं ड्राइंग सिखाती हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ ड्रॉ करती भी नहीं हूँ, बट स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो मेरे से भी अच्छा ड्रॉ करने लगते हैं। तो दैट्स हाउ टीचिंग
ड्राइंग इन अ डिफरेंट वे कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस एंड दिस इज माई थिंग. ओके, यही कर रही हूँ मैं लास्ट 6 ईयर से, ड्राइंग के टेक्निक्स को डेवलप करना, कि ड्राइंग सिखाना कैसे है, नॉट इवन फोकसिंग ऑन ड्राइंग बनाना कैसे है. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द लास्ट 6 ईयर्स कि ड्राइंग सिखाना कैसे है. इट विल रियली मेक अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन. एंड अगर आप कल को छोटी सी इन्वेस्टमेंट से NID में पहुंच जाते हो, निफ्ट में पहुंच जाते हो, या फिर IIT में पहुंच जाते हो, योर लाइफ इज गोना चेंज एंड यू विल ग्रेट. तो क्या तुम तो भाई इतने खुश हो गए कि हाँ थैंक गॉड मैंने डेमो क्लास तो करके देखी. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस चांस. बुक योर फ्री डेमो क्लास टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डेमो क्लास. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.